जो पीडीएम चीज करना चाहती है, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं। जो भी करेंगे नुकसान अब इन्हीं को होना है। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। कराची से पेशावर तक गो इमरान गो के नारे लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, ऑपोजिशन एक हफ्ता धरना दे दे तो इस्तीफे पर गौर करना शुरू कर दूंगा, ये कहना है वज़ीर आज़म साहब का। वज़ीर आज़म ने पीडीएम को बड़ा चैलेंज जो है वो दे दिया है और फिलहाल पीडीएम की जानिब से इस बयान पर कोई रद्द अमल नहीं आया। अलबत्ता वज़ीर आज़म की इस बात से ये तासुर ज़रूर मिल रहा है कि हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। ख़ास तौर पर पीडीएम के लाहौर के जलसे के बाद अपोजिशन कैंप बैकफुट पर नज़र आ रहा है। इस्तीफों की धमकी के बाद भी सेनेट इलेक्शन का रास्ता नहीं रुक सका तो लॉन्ग मार्च, जिसका अभी कोई इम्कान नज़र ही नहीं आ रहा, वो कैसे सेनेट इलेक्शन को रोक पाएगा। ऑपोजिशन के एहतजाजी तहरीक की बंद गली लगता है जो शुरू हो गई है। लगता है ऑपोजिशन जो है वो बंद गली में जा चुकी है और ऑपोजिशन को अब यू टर्न लेकर पार्लियामेंट की तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इस्तीफे हों या ना हो सेनेट इलेक्शन तो होगा। और लॉन्ग मार्च के लिए मौसम मौजूद नहीं है। पीडीएम की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं और लाहौर जलसे के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि पीडीएम के पास क्या इतना मुनासिब क्राउड होगा जिससे हुकूमत पर दबाव बन सके। इन हालात में ऑपोजिशन के पास अब क्या रास्ता बचा है, क्योंकि हुकूमत अभी भी ऑपोजिशन को फेस सेविंग देने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात का नाम भी आए तो हुकूमत ऑपोजिशन को एनआरओ मांगने का ताना दे देती है। तो ऐसी सूरत हाल में अब आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर सुनवा दीजिए एक दफ़ा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा, फिर आगे चलते हैं। अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें, पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। आपस में जो इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, आप वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो रही से कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहां। मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। अच्छा, ऑपोजिशन शुरू करती हूँ। तो बैर साहब, आपको बड़ा चैलेंज दे दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा जी एक हफ्ता अगर आप निकाल लें तो सोचूंगा कि इस्तीफा देना है कि नहीं। और ये मेरा ख्याल है जो आपका भी लाहौर वाला शो है, ये उसके बाद से जो है वो कॉन्फिडेंस हुकूमती कैंप में आ रहा है। बिकॉज ना कोई कॉन्क्रीट ऐलानात वहाँ पे हुए, वही चीज़ थी जो संडे से पहले जो है वो बातें हो रही थी। नथिंग कॉन्क्रीट केम आउट, बल्कि उसके बाद डिवीज़न की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और फिर आगे जाके बताएंगे भी वो चीज़ें नज़र भी आना शुरू हो गई हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं इसको? डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि आप कौन सी स्टेटमेंट, इमरान खान वो वज़ीर आज़म जो कहता है कि हर बड़ा लीडर यू टर्न लेता है, जो बात ही यू टर्न के अलावा कोई करते नहीं हैं, जिन्होंने पहले 35 पंचर की बात की, फिर उन्होंने बात की कि 300 लोग निकल आए तो मैं इस्तीफ़े दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी बाहर तहरीक तो शुरू करे, कंटेनर मैं दूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं लोग दूंगा। आज तक तो उनको 300 लोग नज़र नहीं आ सके। ये वो वज़ीर आज़म है जहाँ जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इनका घर है, जहाँ आज टीचर्स और असातिज़ा बैठे हुए हैं, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है और लाठियाँ उनको इस्तेमाल की जा रही हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी सोसाइटी को बनाते हैं, आपके माशरे को बनाते हैं, लेकिन इनको केटर करने के लिए इन्होंने क्या तरीका आजमाया या क्या तरीका किया? आज भी उनके ऊपर लाठियाँ, वो इसी तरह टीयर गैस, ये झूठे वादे। आज जो ये तहरीक है, ये तहरीक कामयाब सिर्फ इनकी अपनी नाअहली, अपनी नलायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी बैड मैनेजमेंट। आज महंगाई की शरह जो पाकिस्तान के बुलंद तरीन शरह तक पहुंच गई है, तमाम लोग आज खुद जोक दर जोक निकल के इसके खिलाफ निकल रहे हैं। इमरान खान साहब के झूठे वादे, झूठी बातें, अपनी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, इसके लिए लोग निकल रहे हैं और बग़ैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप देखें कि जब लाहौर के जलसे की बात करती हैं, हम लाहौर का जलसे की कामयाबी है कि आज भी उसको हम सारे डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ इतनी आवाम, इतने लोग, जब तक एक PMLN का जुलूस नहीं पहुँचा था तो वो जलसा गाह भरी हुई थी। तो आज अगर इमरान खान साहब को पुराने अपने वादे याद कराएं,
ये नया जो उन्होंने शोशा छोड़ा है उनको पुराने तो याद करा दें, उनको नजर आ रहे हैं कि 250 लोग, उनको दिखा दें जो उन्हें कंटेनर्स देने थे, जो उन्होंने और झूठी बातें की। आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल। मसला ये है कि मैंने उस वक्त भी जिस दिन ये इस पर ट्रांसमिशन हो रही थी, प्रोग्राम हो रहा था, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि बात ये नहीं है कि आप कितने 4000 लोग थे या 5000 लोग थे, व्हाटएवर, फॉरगेट द नंबर्स फॉर सम टाइम। मसला ये है कि ऑपोजिशन ने जो कॉन्क्रीट प्लान देना था ना कि क्या करेंगे आगे जाके, वो अभी भी ये है कि प्राइम मिनिस्टर हम 31 जनवरी तक रिज़ाइन करें, उसके बाद पीडीएम का बैठेगा, जो इनकी मीटिंग है वो होगी, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना, कि कब जाना है। वो अभी तक उसका टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं हो रहा। और ये भी खबरें निकली कि पीपल्स पार्टी जो है वो टाइम फ्रेम नहीं देना चाहती। तो बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जिससे नज़र आ रहा है कि वो डिविजन्स भी हैं और ऑपोजिशन कैंप उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, कोई डिविजन्स नहीं है। एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकल है कि ये हुकूमत जो एक सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको आगे नहीं चलने देना। और क्यों नहीं चलने देना? क्योंकि आज मुल्क में महंगाई, चोरी, बेरोजगारी, गैस, बिजली, आप जिस चीज़ को हाथ लगाएं आज ख़राब है। इनके साथ ये मुल्क आगे ना बढ़ सकता है और ना चीज़ें चल सकती हैं। ऑपोजिशन आज मुत्तहद है इस्तीफ़ों के ऊपर। हम अपनी बात इस्तीफ़ों से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, इंशाल्लाह उससे पहले ये सिलेक्टेड हुकूमत जो अपने घर बैठी होगी। चलें दानिया साहब, ये देखेंगे, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, देखते हैं कि हुकूमत घर जाती है या ऑपोजिशन पार्लियामेंट की तरफ दोबारा जाती है। कुरैश साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स चैलेंज? किस तरह आप देख रहे हैं इसको? और आपसे भी यही सवाल कि खबरें तो ये आ रही हैं कि ऑपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं, जिसमें आप है और पीपल्स पार्टी है, वहाँ कंसेंसस नहीं हो, आप और PMLN है, कंसेंसस नहीं हो रहा था, क्योंकि जाहिर है PMLN डज नॉट हैव एज मच टू लूज एज यू डू। उनके स्टेक्स उस तरह है नहीं। आप डेट नहीं देना चाह रहे थे, जो डेट, ये एम्बिग्यूटी आई है डेट की, वो आपकी वजह से आई है। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये चैलेंज किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। दानियाल साहब ने उस इमरान खान का जिक्र किया जो पुराना इमरान खान था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ हफ्ते पहले या 1-1.5 माह पहले, आपको याद है, चेहरे पे हाथ लगा कर कहा था अब ये देखेंगे नया इमरान खान। तो अब तो हम नए इमरान खान से डील कर रहे हैं ना। पुराना तो हिस्ट्री हो गया, नाकारा हो गया, बुसीदा हो गया। अब तो 2.0 वर्जन आ गया है। अब जो नए इमरान खान साहब हैं वो ये समझते हैं कि लोग पुराने इमरान खान साहब के फरमुदात जो हैं वो गजनी फिल्म की तरह, ना वो LHV नर्सेस थी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थी लाखों की तादाद में, ना वो स्टील मिल के मुलाजमीन थे, ना वो TDCP के मुलाजमीन थे, ना वो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन थे, और ना ही वो असातिज़ा हैं। और वो जो लाहौर में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, कोई नहीं भूला, आप भी नहीं भूले, सहाफ़ी भी आइडियल सिचुएशन में नहीं है। अब आ जाएं आपके सवाल की तरफ। देखिए, हम वो गलती नहीं करेंगे जो PTI ने की थी कि इस्तीफे देकर तनख्वाहें भी लें, कोई हज पे जाए, कोई उम्रे पे जाए, कोई सेंटोरस मॉल में शॉपिंग पे जाए, और बाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो भागे भागे फिरते रहे कि जो है वो रिफंड करें। किसी ने रिफंड भी नहीं किया, सब खा पी हजम किया, और वो ड्रामा था। और याद है KP से तो इस्तीफा ही नहीं दिया था। ये किस मुंह से हमें इस्तीफे की पैराडाइम और उसका तरीक़ाकार बता रहे हैं? दूसरी बात, हम कोई इनकी तरह अनाड़ी नहीं है, हम कोई अपने आप को डेडलाइंस देकर अपने आप को उस पे बांध लें। हमने जो करना है वो करना है। हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, बिल्कुल भेजना है। अब हम उसके 2023 से पहले ना, 2023 से पहले, कब से पहले? 2023 से पहले, राइट? 2000 वंस अपॉन अ टाइम। डॉक्टर साहिबा, आप तो बहुत चीजें जानती हैं। काश के इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग लगा दे, और लग भी सकता है। काश के बहुत सारी चीजें हो जाएं, हो भी सकती हैं। इस मुल्क की खूबसूरती ये है, जेफरी बाइकॉट ने कहा था, जिस पाकिस्तान टीम में खान साहब भी कुछ अरसा कप्तान रहे, कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है विच साइड ऑफ द बेड दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस हुकूमत की भी कारकर्दगी कोई ऐसी मिली जुली है कि इनको पता नहीं कि किस दिन। अब देखिए ना, जिसने 100 हादसे करवाए, जिसने अरबों का नुकसान किया 2.5 साल में, उसको प्रमोट करके वजीर दाखिला बना दिया गया। बहुत अच्छे वजीर हैं। जिनके ऊपर स्कैंडल्स थे उनको प्रमोट करके वजीर रेलवे बना दिया गया। और दास्ताने हैं। और वजीर आजम साहब को अब पता चल रहा है कि चीनी का कैसे हुआ, उनकी नाक के नीचे आटे का कैसे हुआ, वो सारी बातें, 300 अरब का डाका, बिल्कुल वो सारी बातें अपनी जगह।
इस्तीफा उसका लेना है जिसको घर भेजना है। हम इसका इस्तीफा लेकर उसके बाद बातचीत भी करेंगे, अगले मंजरनामे के ऊपर भी हमारी वर्किंग है। ठीक है, चले चले ये कुरैशी साहब ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, बिकॉज हमने इस मुल्क में जब भी देखे हैं ना धरने और जलसे, मुझे जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो आवाजें उस दिन निकल रही थी, मुझे याद आ रहा था ताहिरुल कादरी साहब का टाइम, जिस वक्त वो मुबारकबादें जो है देना शुरू कर देते थे। तो मेरा ख्याल है वो शायद ये एक नेसेसरी होता है कि किसी भी जो तहरीक है उसमें इम्पटस रखने के लिए, उसको चार्ज वर्कर को रखने के लिए इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। ज़रा मैं हुकूमत की तरफ भी चलूँ डॉक्टर साहब, चले बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, हुकूमत जाती है कि नहीं जाती, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कर दी है, क्या अब ये तो हम नहीं कह सकते कि मौलाना साहब का जो वर्कर है वो इतना डेडिकेटेड नहीं है। पिछले साल भी वो आए थे, ठंड ठीक ठाक थी, आके उन्होंने बैठ के दिखाया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब वाकई गौर करेंगे या वाकई जिस तरह माजी की तरह कंटेनर भी दूंगा, ये हल्के भी खोल दूंगा, फलान भी कर दूंगा, ढमकान भी कर दूंगा, फिर उस पर यू टर्न हो जाता है और फिर यू टर्न बताया जाता है कि एक अच्छे लीडर की जो है ना ये खसूसियत होती है। मरिया, मुझे कोई धरना, कोई रेजिग्नेशन नज़र में नहीं आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर सियासत की अगर हिस्ट्री देखा जाए, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखा जाए, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका कुछ पता भी नहीं होता और जो पीछे चलती रहती हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ, जो हैदर ने भी बात की कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो मेरी जो सोच कहती है कि आप लाहौर का जो जलसा था, उस जलसे में मैंने इवन बहुत सारे एंकर्स, तज्ज़िया निगारों को सुना, मगर कल मैंने कोई 2-3 मिनट में टीवी तो कम देखता हूँ, मैंने मुजीब रहमान शामी को सुना, तो वो भी जो है वो मतलब मायूस था। तो वो जो जिसके बलबूते के ऊपर, पंजाब के ऊपर, क्योंकि मौलाना साहब का जो धरना था वो बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ जो लॉन्ग मार्च हुआ था, उस लॉन्ग मार्च के बाद और जो माजी में 2014 का लॉन्ग मार्च हुआ था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि ये मुश्किल है। तो इनका सारा जो दारोमदार था वो था 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे के ऊपर के बहुत ही बड़ा इनकलाब आने वाला है। आर्या पार जो 4 बड़े जलसे हुए हैं, जो पहला जलसा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, दूसरा खान साहब का, तीसरा जो इवेंट जो इसका खादिम रिजवी का हुआ, चौथा ताहिरुल कादरी, ये चारों रिकॉर्ड के नज़दीक भी जो है ये जलसा नहीं पहुंचा, जिसके अंदर पीडीएम के अंदर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा सोच जो है वो हुई है कि लाहौर के लोग, जो शहबाज शरीफ की वजह से लाहौर को एक क्रेडिट दी गई है कि भाई इतनी सीट्स हैं और नून लीग का इतना वोट बैंक है, वो भी लाहौर के लोग भी जो है इस किस्म का माहौल नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो बयानिया है वो बयानिया इमरान खान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। और पंजाब तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठता है, मगर मुझे उठते हुए नज़र नहीं आता, क्योंकि सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, उठते हुए नज़र नहीं आता, मैं भी एग्री करती हूँ, आप सही कहते हैं, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने जलसे से एक दिन पहले जो है वो पूरी लाहौर का सर्वे किया और बिलखसूस जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं पीएमएलएन के, वहां जाके ये सवाल पूछा कि क्या आप इस बयानी से एग्री करते हैं, तो मेजॉरिटी का जो जवाब था वो नफी में था। जी ठीक है। तो अब उसके ऊपर मुझे अभी फेस सेविंग के हवाले से मुझे जो रास्ता नज़र आ रहा है, वो रास्ता नज़र आ रहा है कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ खामोशी से बैठ गए खुद अपनी बेल को छोड़ के, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मरियम नवाज़ को ये शौक़ है, ये आगे बढ़े। और मरियम नवाज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि अगर ये NA 120 वाली गलती नहीं करते तो ये हालात अभी नून लीग के लिए ये नहीं होते। और आज तक नवाज जो नून लीग जो भी भुगत रही है वो सारा जो है ना वो मैडम मरियम नवाज़ की वजह से भुगत रही है। इसी एग्रेसिव और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान, ये जितनी भी चीज़ें होती है कि मुझे इक़्तिदार हासिल करना है, बाकी मुझे जो भी हो वो करना है, उसकी वजह से तो वो मरियम नवाज़ आगे निकली। बिलावल एक मोहतरमा का स्टाइल ज़रूर है, मगर बिलावल ने ये ज़रूर देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 साल थिन मेजॉरिटी के साथ अगर वो लोग अपना उनके थोड़ा इक़्तिदार तो उन्होंने फिर भी चलाया, तो मोहतरमा ने अपना टाइम कभी पूरा नहीं किया इसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से, मगर आसिफ साहब ने करके दिखाया। तो अब जो है खिलाड़ी शहबाज शरीफ
और आपको आसिफ जरदारी साहब अचानक आपको जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपको अभी पीडीएम की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद कोई चीजें डिसाइड नहीं होंगी, उसके बाद आपको आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ आपको बाहर एक्टिव नजर आएंगे और उनकी एक्टिविटी किन हालात में जाएगी, कहां लेके जाएगी, कहां पे सेटलमेंट होगी, जो भी होगा वो उनके थ्रू होगा, माहौल उनके थ्रू होगा। बाकी मुझे कोई ऐसी मौलाना साहब की या ऐसा कोई माहौल, ठीक है। चले मैं जरा बैर साहब जो मैं देख रहा हूँ, जी जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं खुद सिस्टम मुझे जी बैर साहब, असेंबली जाली है, असेंबली जाली है। असेंबली में जाना जो है वो आप अब कहते हैं गलत फैसला था, उस वक्त नहीं जाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड है, ये सारी इन तीनों चीज़ों पे एग्रीमेंट है हमारा। तो फिर जो भी बाई इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें नहीं जा रहे ना आप? कौन से बाई इलेक्शंस? जो भी बाई इलेक्शन आ रहा है, गुजरावाला का बाई इलेक्शन है, एक नेशनल असेंबली की सीट का बाई इलेक्शन है, तो वहाँ तो फिर आप नहीं जा रहे, वो नहीं करेंगे। हम जो इलेक्टेड करंट गवर्नमेंट है इसको हम कहते हैं कि जो सीटों पे ये जीत के आए हैं जहां इनको दी गई है, वो भी इसी सिस्टम के उसमें होना है ना। लेकिन ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्टेड नहीं, और जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो आपको नजर आते हैं। और जहां जहां बाई इलेक्शंस होगा, हमारे इस्तीफों से पहले तो अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, जो पीडीएम की पॉलिसी होगी, हम उससे हमारे अकेले का फैसला नहीं होगा, ये सब की राय लेके किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है कता कलामी की माफी, मैं आपको जरा जो पीपल्स पार्टी है उसका बता देती हूँ। जब अभी ये जो बाई इलेक्शंस का है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ था सबको, कोई नहीं गया। पीपल्स पार्टी ने स्पेशली खुद रिक्वेस्ट डाली और कहा कि सांगड़ में और उमरकोट में आप इलेक्शन करवाएं, वहाँ पे कोविड उस तरह नहीं है, तो वो तो इलेक्शन में जा रहे हैं। अब आप अपना बता दीजिए। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और वो ये है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को हमने नहीं मानना, लेकिन इसको रोकने के लिए हम जहाँ जहाँ अपना रोल अदा कर सकें हम अदा करेंगे। वो पार्लियामेंट के बाहर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। ये पार्लियामेंट जो है इसकी देखिए, हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और हम बात करते हैं मुल्क को, डेमोक्रेसी को और इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने की। और वो जो भी तरीका हो हम उसमें हिस्सादार भी बनेंगे, इंशाल्लाह स्ट्रेंथन भी करेंगे। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, इसी असेंबली को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसी असेंबली को आप तकवीयत बख्श रहे हैं, इसी असेंबली को आप क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। नालायक लोगों को हटाना चाहते हैं। और हमारी सबसे पहली देखिए ये हटेगी जब हमारी तहरीक शुरू होगी, जब हमारे लोग बाहर निकलेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो डेडलाइन का टाइम जू करीब आता जा रहा है, इनकी टांगे पहले ही कांप रही हैं। आज बिजली के ऊपर ये नहीं बात करे, डबल ट्रिपल, कल नदीम बाबर का आप इंटरव्यू सुन लें, डबल ट्रिपल पैसों के ऊपर ये LNG ले रहे हैं, 50 अरब रुपया ये नुकसान कर रहे हैं। गैस इनके पास है नहीं, ये सऊदिया को पैसे वापस कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, आपके जो मुल्क के इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और बात हो रही है कि कौन किस तरह क्या करेगा। आज चाइना से पैसे पकड़ के एक को वापस दे रहे हैं, दूसरे से पकड़ के तीसरे को दे रहे हैं। आपकी सारी बातें ठीक, मेरा सिर्फ मसला ये है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आप इस असेंबली को जाली समझते हैं, आप इस इलेक्शन प्रोसेस को जाली समझते हैं ना, पीडीएम का यही मंशूर है, इस पार्टी को जाली समझते हैं, इस पार्टी को और जो इनको लाने वाले हैं, आप कहते हैं सिलेक्टर्स लेकर आए, लोगों को जाली समझते हैं, सिलेक्टर्स लेकर आए हैं। और ये सिस्टम जो है ये गलत है, जिस तरह सिस्टम में नहीं, ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत जिस तरीके से आए वो तरीका गलत है, और उसको हम अपोज करेंगे। वो छोटा इलेक्शन हो, वो बड़ा इलेक्शन हो, हम उसको अपोज करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये कोई बाई इलेक्शंस कराने के काबिल भी नहीं इनको छोड़ेंगे। वही तरीका आपको जीबी में भी नजर आया, ठीक है, तो आपको पता है सिस्टम तो वही चल रहा है, तरीका भी वही चल रहा है, फिर भी आप बाई इलेक्शंस में जाएंगे तो आप नहीं समझते थोड़ी सी नफी हो जाती है आपकी? ये हमारे मौकफ को स्ट्रेंथन करती है ये चीज़। ये जो जीबी में हुआ ये हमारे मौकफ को स्ट्रेंथन किया, और पाकिस्तान की तमाम आवाम ने, हर पॉलिटिशियन ने, हर बंदे ने, इंटरनेशनल मीडिया ने वो देखा। वो पहले पुराने EU के कमीशंस हों, ये रिपोर्ट्स हों या जो नहीं हो, और जब ये हम बात करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, पाकिस्तान की आवाज़ वो देखते हैं ये किस तरह ज्यादती की जा रही है। वो देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरह मैनिपुलेट कर रही है, हुकूमत किस तरह आवाज़ बंद कर रही है आपकी मीडिया की, आपके एंकर्स की, टीवी टॉक शो होस्ट्स की, किस तरह बंद कर रही है, जेलों के पीछे सजाए मौत की चक्कियों में आपके सियासतदानों को डाल रही है। हुकूमत क्या हाल कर रही है डॉक्टर्स की, हुकूमत क्या हाल कर रही है पैरामेडिक्स और नर्सेस की, हुकूमत क्या हाल कर रही है उन टीचर्स की जो मुल्क के और आपके बच्चों का फ्यूचर कार्य करते हैं। और वही यही चीज उस चीज को तकवीत देगी कि इनके झूठी जाली हुकूमत जो है ये कोई चीज आगे नहीं लेके जा सकती। ये वैसे कॉन्ट्रडिक्शन तो है, मैं जरा हैदर जमान साहब से पूछ लूं। कुरैश साहब, एक चीज जो अब ऑब्वियसली सब उस पर बात कर रहे हैं कि लाहौर का जलसा ख़त्म होता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुलाकात करने जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ।
उस मुलाकात के फ़ौरन बाद आपकी पार्टी की जानिब से जो है वो रिक्वेस्ट जाती है इलेक्शन कमीशन में कि जी आप ये बाई इलेक्शंस जो हैं ये क्यों नहीं करा रहे, और बाकी सूबों से कोई नुमाइंदगी करने नहीं आता, आपकी जो लोग हैं सिंध से जो हुकूमत के लोग हैं वो जाके नुमाइंदगी करते हैं, बाकी और कोई नहीं आता, और आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इलेक्शन करवाने में, बाई इलेक्शन कराने में, क्योंकि आपका ये मानना है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। तो एक तरफ आप इलेक्टोरल कॉलेज को कंप्लीट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आप दो चीज़ों की वजाहत कर दूं। पहली बात, चेयरमैन साहब शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर मिलने गए और उन्होंने अपनी प्रेस टॉक में भी बताया था, और मरीम नवाज साहिबा से जब उनकी मुलाकात हुई थी जाती उमरा में, ताज़ियत ये तय हुआ था उनकी शहबाज शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, ताज़ियत के लिए जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब मुल्क में है नहीं, इसलिए मरीम नवाज साहिबा के पास जाके ताज़ियत की। तो मकसद मेन ताज़ियत था। यकीनन वहाँ बातचीत हुई और बहुत सारी बातें हुई और होनी भी चाहिए थी। दूसरी आपने बात जो की, मैं वजाहत कर दूं, सेनेटर ताज हैदर साहब जो हैं हमारे इलेक्शन सेल के 2018 इलेक्शन से पहले के इंचार्ज हैं, और मुल्क में इलेक्शन कमीशन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो या लैप्स हो तो वो उनको कम्युनिकेट करते हैं। हमने वो 1.5-2 महीने पहले से लेटर लिखा, और उसके बाद हमने ये बिलावल साहब की मुलाकात से 2 दिन पहले भी लेटर लिखा, जनाब आपने क्यों इलेक्शंस बाई इलेक्शंस डिले किए हैं, जबकि आइन में 60 दिन लिखा, और इलेक्शन कमीशन हीले बहाने कर रहा था कि जनाब कोविड है। तो इस वजह से उस सेकंड लेटर के नतीजे में ये मीटिंग बुलाई गई, और बाकी अगर कोई नहीं गया तो उनकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्टोरल प्रोसेस से, चाहे वो रिग्ड हो, चाहे वो इंटरपोलेटेड हो, चाहे वो मैनिपुलेटेड हो, चाहे वो आरटीएस का डसा हो या आरओ का डसा हो, हम इलेक्शन प्रोसेस से कभी भागते नहीं हैं। बट हैविंग सेड दैट, हमने इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने को आप हमारा वेवर ना समझें, कंडोनेशन ना समझें, एंडोर्समेंट ना समझें उस रिगिंग की। देखिए, इस हुकूमत को हटाकर हम क्यों समझते हैं कि इस हुकूमत को हटाकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, वो करके वी शुड गो इनटू द नेक्स्ट इलेक्शन, ताकि जहां जहां मैनिपुलेशन हुई है या लकूनाज हैं उसको किया जाए। अब इसको ये जवाब कुरैशी साहब, आपकी पार्टी एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, एंड ऑब्वियसली वो पछताती रही कि नहीं करना चाहिए था, बॉयकॉट नहीं करने चाहिए थे इलेक्शंस, तो उसके बाद से आप कोई बॉयकॉट नहीं करते, फेयर इनफ। इलेक्टोरल कॉलेज को आप जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कोई गैर आइनी स्टेप जो है वो हम नहीं लेंगे हुकूमत को घर भेजने का, नो कॉन्फिडेंस काम नहीं कर सकता, सड़कों पे आपकी इतनी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर इसी तरह चीज़ें चलेंगी ना सर, इसी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे 22-23 तक, 2023 तक। वो नो काम नहीं कर सकता उस सूरत में जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म में गैप खत्म हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन में वो माइंड द गैप 2 फुट का जब आ जाएगा, ये हुकूमत बैसाखियों पे गिर जाएगी, और उस वक्त नो कॉन्फिडेंस तो क्या, आपको गुलाम हैदर वाइन साहब का जमाना याद है, आपको और ऐसे ऐसे नो कॉन्फिडेंस याद है। 15 मिनट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बिकम्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और इनके इत्तेहादी तो वैसे ही बैसाखियों पे इनके साथ खड़े हैं, और कई तो हैं भी नहीं। तो आपको पता है आपके साथ भी बैसाखियों पे खड़े थे, जब चलाना होता है, जिन्होंने चलाना होता है वो चला लेते हैं सर। हाँ, बट अब उनको भी नजर आ रहा है ना कि ये इस भाव अब नहीं बिकती। 2.5 साल हो गए हैं, जितना चलाना था चला लिया, फॉरेन पॉलिसी का भट्ठा बिठाना था बिठा दिया, गरीब को सड़कों पर कपड़ों समेत बिठा दिया, रो रहा है, पीट रहा है। कुरैशी साहब, आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, अभी चौधरी से मिल के आए खान साहब, वहां पे मामला ठीक नजर आ रहे हैं, उसके बाद MQM ने अपने वोट जो है वो इनके पलड़े में डाल दिए हैं, तो वहां पे भी चीजें ठीक हैं। ये आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, इत्तेहादी कहीं जा नहीं रहे, आपको पता है इत्तेहादियों को माइल करने के बहुत तरीके होते हैं और हुकूमतों के पास वो मैजिक जो है वो मौजूद होता है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बात हो रही थी कि एक दफ़ा बाई इलेक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो बात हो रही है कि असेंबली से इस्तीफ़े देने हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं वैसे?
ये वापस जो है वो आते हुए आपको नजर आ रहा है, पार्लियामान में वापस नजर आ रहे हैं आते हुए, किस तरह आप क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि सेनेट की इलेक्शन होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें साथ देगा और सेनेट के अंदर जैसे माजी में जब सादिक संजरानी की जब इलेक्शन हुई थी तो ये सारे अपोजिशन के इत्तेहादी थे, मगर आपने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलके किया था। और मैं समझता हूँ आज भी आप उस वक्त पीपल्स पार्टी भी मिल गई थी और आगे भी आपको ऐसा ही कैंडिडेट नज़र आएगा जहाँ पे ये मिलके काम होगा और उस सेनेट की इलेक्शन की जो टर्निंग पॉइंट होगी, हो सकता है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी और भी बोले कि मैं फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाऊं। तो कुछ भी इस सियासत के अंदर हो सकता है और बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हैं फरवरी और मार्च के बाद। तो जो पीपल्स पार्टी जो देख रही है, देखें पीपल्स पार्टी को पता है कि आज हमारे पास सूबा है, अगर हमारे पास, क्योंकि वो अब पहले थी एक नेशनल, अब ये रीजनल, मतलब पंजाब के अंदर आपको कहीं पे फ्लैग नज़र नहीं आया जलसे के अंदर पीपल्स पार्टी का। बहुत सारे आते हैं, मुझे उम्मीद थी कि चौधरी मंजूर है, कमर जमान कायरा है, कुछ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के आज भी जो है वो कुछ लोग कुछ न कुछ लोगों को लेके आएंगे। मगर ये मैं नहीं कह रहा, मेरा देखें, मैंने हमेशा कभी भी किसके ऊपर जो तज्जिया नहीं किया है कि ये 10,000 लोग थे या 50,000 थे या 50 लाख थे, जो थे वो कैमरा की आंख बता रही थी। मगर मैं इंडिपेंडेंट राय ज़रूर कभी कभार सुनता हूँ। उस इंडिपेंडेंट राय के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, इवन मुजीब रहमान शामी को जब मैंने सुना तो मैंने कहा भाई हसन निसार के बारे में तो ये अपने रिमार्क देंगे, इरशाद भट्टी के बारे में अपने रिमार्क देंगे, नसीम के, मतलब अगर जब उसका सुना तो मैंने कहा फिर ये ग्राफ की ये रिपोर्ट्स है। और मुझे वैसे भी मैंने रिपोर्ट्स देखी थी कि कितने लोग हैं क्या है। तो इस वक्त जो दमखम था वो ख़त्म हो चुका है पीडीएम के अंदर। अब जो भी नज़र आ रहा है, अब कौन आगे बढ़ता है कौन नहीं बढ़ता है, मैं समझता हूँ उसके अंदर अभी जो मुकाबला है वो PMLN का है और पीपल्स पार्टी का है, दोनों का है कि कौन आगे बढ़ता है कौन बीच में। तो मुझे इलेक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है, इस सेनेट इलेक्शन के अंदर भी कोई ऐसी ज़्यादा तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही है। मगर ये ज़रूर तब्दीली नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी का रोल मुझे हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट में भी हो और चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में भी हो और सिंध की हुकूमत उसकी चलती भी रहे। तोड़ने की दूर रही बात, वो तो ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, सिंध गवर्नमेंट तोड़ने का पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ही नहीं है। तज्जिया है या मैंने आपको कहा ना अभी दोनों जो लीडर जो, देखिए मैं आपको पता है कि ऐसी बात नहीं करता हूं और जो बात करता हूं उस बात में वजन होता है। और आज आप नोट कर लें, और दानियाल तो जो ना मेरा बिल्कुल बिल्कुल क्लोज एक फ्रेंड है और हैदर जमान से भी अच्छी मेरी बातचीत है। तो मैं समझता हूं कि वो मेरी बातों से इतना मुतफिक होंगे कि मुझे थोड़ी देर में प्रोग्राम आपका खत्म होगा, या तो दानियाल मेरे पास आ जाएगा या दानियाल का फोन आ जाएगा। चले ये देखते प्रोग्राम के बाद कुछ हो तो वो पता नहीं। जरा दोनों से तज्जिया ले, मैं कुछ कर सकता। जी मेरी बात को कोई डिनाई नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा मेरी बात को। तो इस वजह से अच्छा ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए डेमोक्रेटिक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, माजी में भी सब लोगों ने गलतियां की हैं, ठीक है। उधर शायद खाका नवासी कहता है सिलेक्टर, उधर से कहता है कि आप आए, आप एंगल एक लें और उस एंगल के लिए आपको पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे, इलेक्ट्रो रिफॉर्म की आप बात करें, नैब रिफॉर्म की बात करें, सारी चीजों का आप चेयरमैन सेनेट ने डाला है, आप इन चीजों के ऊपर बात। मैं जरा कुरैशी साहब का जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं दानियाल की तरफ भी आऊंगी। जी तो मैं डॉक्टर मारिया गुजारिश करूंगा कि रमेश साहब बहुत नफीस इंसान है, वो वाले नहीं जो लंदन वाले थे, ये वाकई नफीस इंसान है। इनको फुटेज भिजवाएं मुल्तान जलसे की। मुल्तान सिंध का एक अंदरूनी शहर नहीं है, मिड कंट्री हब है, जनूबी पंजाब का जो है एक बहुत सबसे बड़ा पाकिस्तान का 3rd 4th लार्जेस्ट सिटी है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी इनको शायद नजर नहीं आई जलसे की, लाहौर की नहीं
नहीं, पंजाब है ना, पंजाब का आपने कहा है कि वजूद ही खत्म हो गया है, पाकिस्तान से खत्म हो गए रीजनल जवाब। अच्छा, जो लाहौर का जलसा है उसमें 6 जगह इस्तकबाल हुआ चेयरमैन बिलावल का, आपकी टीम साथ साथ थी, और जलसा गाह तक जो है अयाज सादिक के घर से पहले 6 जगह मेजर इस्तकबाल, और हर जोन के एमपीए और टिकट होल्डर निकले थे लाहौर में से, बाहर से बंदे नहीं आए, लेकिन बाहर के ये अपनी बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, डॉक्टर साहब ने कहा सेनेट में क्या हुआ। हाँ, सेनेट में अजीब माजरा हुआ कि बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को वोट दिया इसी पीटीआई ने, और यकीनन अगर ये हमें विफाकी हुकूमत का हिस्सा देख रहे हैं तो वो विफाकी हुकूमत की नोक, उसका शक्ल, उसका जाविया, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसकी भी तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप आप कहते हैं, उसने भी तो आपकी झोली में वोट डाल दिए थे ना सर। तो इस बात पे इत्तेफाक हो गया ना कि अगर हम हुकूमत का हिस्सा हैं तो चेयरमैन बिलावल इमरान के नीचे तो काम नहीं करेगा, या राजा परवेज अशरफ तो काम नहीं करेगा, या खुर्शीद शाह तो नहीं करेगा, तो इमरान खान तो चला जाएगा ना, और काबीना भी चली जाएगी। ऐसे नौटंकीबाज स्पेशल असिस्टेंट वजीर जो माफिया आई हुई है, ये बुखारी, ये जुल्फी, वैसे कुरैशी साहब कथा कलामी की माफी, माजी में जिन लोगों को बीबी साहिबा का कातिल कहा जाता था उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हमने इसी मुल्क में बनते देखा है। तो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स जो है वो तो मेरा ख्याल है बड़ा हर किसी के लिए सरप्राइजिंग जो है, वो सरप्राइजेस दे सकते हैं किसी को भी। पीएचडी चाहिए उसको समझने के लिए मारिया, उसके जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को समझने के लिए पीएचडी चाहिए। जरदारी साहब सियासत करते हैं, वो सियासतदान है, वो ना तिजारत करते हैं, ना वो क्रिकेट खेलते हैं, ना वो झूठे वादे करते हैं कि मैं 90 दिन में जनूबी पंजाब बनाता है, मैं कशकोल तोड़ दूं। ठीक। ये हुकूमत सऊदी अरब और यूएई जैसे हमारे बरादर ममालिक नहीं संभले, आप समझती हैं कि इनसे इत्तेहादी समझेंगे। मैं आपको खड़े होकर सलूट करता हूं, जिनसे 60 साल। कुरैशी साहब, मैंने कब कहा कि इत्तेहादी हुकूमत से संभलेंगे? मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा, ये आपकी असेसमेंट है। मैं तो ये कह रही हूँ कि शायद संभालने वाले संभाल दें आके। अब तो हमारे दोस्त ममालिक नहीं संभल रहे संभालने वालों से, आप इत्तेहादियों की बात। अच्छा, डॉक्टर मैं इस पॉइंट पे एक चीज़ ऐड करूं कि रमेश साहब जो हैं मेरे भाई हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड बंदे हैं, और इनको भी पता है कि जो जब हम सर उड़ाने की बात करते हैं तो हम किस एक बंदे की हमारा पहला पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान हटेगा तो बात कुछ भी आगे चल सकती है। और इनको भी पता है कि जो आज देखें, आज इनको ये सब इनको पता है कि जो इनको लाने वाले हैं वो भी तंग आए हैं, और वो क्यों आए हैं? क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। आज ये जंग पाकिस्तान की बन गई है, पाकिस्तान की मैशत की बन गई है, पाकिस्तान की आवाम की बन गई है। इनकी इनकॉम्पिटेंस ने आज मुल्क को उस पॉइंट पे आगे खड़ा कर दिया है कि जो इनको सेलेक्टर्स लाने वाले थे आज अपना मुंह कोशिश करें हम दूसरी तरफ कर लें। एक चीज, उनकी अपनी सफों में इनकी पार्टी के अपने लोग, और आप देखेंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले रमेश साहब को भी बड़ा कुछ पता है, और उनको पता है कि चीजें किस तरफ जाएंगी और ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या होता है, ये तो रब की जात है, बेहतर जानती है। लेकिन इंशाल्लाह आपको इमरान खान नजर नहीं आएगा, और आपको नजर आएगा कि ये पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके प्रेशर से चीजें चेंज होंगी, और जब चीजें चेंज होने शुरू होंगी तो फिर इंशाल्लाह डेमोक्रेटिक वेज के थ्रू पार्लियामेंट में बैठ के हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तमाम ऑपोजिशन जो है इकट्ठे होकर मशावरत के साथ आगे चीजों को लेके चलेगी। पीटीआई में इकट्ठी चलेगी, और पीटीआई भी होगी। कौन होगा? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी। बिल्कुल, अगर ये बैठ के अपने चीजों के ऊपर नजरसानी करना चाहते हैं और नजरसानी करते हैं तो फिर होगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इंटरव्यू कोट कर रही हूँ जो उन्होंने बीबीसी को दिया था हार्डली 1 महीना पहले। उसमें उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पे क्लियर नहीं हूं कि इमरान खान से बात करनी है या पार्टी में किसी और से बात करनी है, वो भी देखना है कि क्या है। तो आपकी नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था, उन्होंने कहा था इस सिलेक्टेड बंदे से बात नहीं करनी है। बहुत वेरी कैटेगोरिकल, आप उसको 1000 दफा सुन लें, जब उनका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और देखिए पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान से बात करने के लिए उस छुट्टी सिलेक्टेड के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान या कोई उनकी पार्टी में से, और एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, अगर आप कहेंगे मैं निकाल के आपको दिखा भी दूंगी, तो कंफ्यूजन तो नजर आती है। फिर सिलेक्टर्स जिनको आप कह रहे हैं उनसे बात करेंगे आप? कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक कंफ्यूजन है, 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो है पाकिस्तान की मैशत। पाकिस्तान देखिए डॉक्टर साहब, आपको एक चीज समझ ही नहीं आ रही कि आज जहां मैशत जहां पहुंच के खड़ी हो गई है, आपके फॉरेन पॉलिसी देख लें, आपके अपने दोस्त, अपने हरीफ, आपके साथ जो सपोर्ट करने वाले, वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप एक से पैसे लेकर दूसरे को दे रहे हैं और दूसरे से लेकर तीसरे को दे रहे हैं, आपसे कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा। आपकी गैस की, बिजली की शॉर्टेज,
आपको पता है जो आपकी ग्रोथ खत्म हो गई है, आप उनको मेजर स्टेक होल्डर बना रहे हैं, फिर इस किसको मेजर स्टेक होल्डर जो आप जिनको कहते हैं सेलेक्टर्स हैं, आपने बात तो फिर उनसे ही करनी है। अगर आप कह रहे हैं इमरान खान से बात नहीं होगी तो आप सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर देखिए, ये तमाम चीजें उस दिन पीडीएम डिसाइड करेगी जिस दिन इमरान खान का सर यहां से हटेगा। जिस दिन इमरान खान हटेगा, पीडीएम हम सारे बैठे हुए हैं, पूरी पीडीएम है कि उस दिन ये इनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। जिस दिन ये सिलेक्टेड ये बंदा जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की मैशत के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी की, उनके साथ मतलब जो इनको सिलेक्टर्स आप कहते हैं, हटाया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद देखा जाएगा क्या पीडीएम क्या करती है। देन यू नो जो आपकी अपनी बात है, आप तो उसकी नफी कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं वोट को इज्जत दो बिकॉज इसमें एस्टैब्लिशमेंट रोल अदा करती है, फिर आपने बात भी उनसे ही करनी है। किनसे बात करनी है? अभी आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर पीडीएम रहे हैं। फैसला करेगी, ये दानियाल नहीं करेगा, ये मरियम नवाज साहिबा नहीं, ये कलेक्टिवली डिसीजन होगा तमाम अपोजिशन पार्टीज का कि आगे उसके बाद क्या फ्यूचर का लाए अमल हमने तय करना है कि हमने किस तरह चीजें लेके चलानी है और पाकिस्तान की खातिर इस मुल्क को किस तरह बचाना है। ये पाकिस्तान की जंग है, ये मेरी और किसी फर्द की जंग नहीं है, मियां साहब की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की खातिर है, ये पाकिस्तान की आवाम की खातिर है। और पाकिस्तान बचाओ तहरीक है, इनके झूठे वादों, इनके धोखेबाजी, इनकी गलत बातें और उसके खिलाफ जंग है। जो इन्होंने पीआईए का हाल किया, जो स्टील मिल और तमाम चीजों का, इन तमाम झूठी चीजों को एक्सपोज करने का और पाकिस्तान को बचाने की तहरीक है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि फिलहाल जो पीडीएम की पॉलिसी है उसमें कॉल फेल में काफ़ी तजाद जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि डॉक्टर साहब की बात जो है वो सच निकलती है, बहुत बाखबर इंसान है, या दानियाल साहब और जो कुरैशी साहब बात कर रहे हैं वो सच निकलती है। मुझे डॉक्टर साहब अपना सेगमेंट जो है ये क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया, कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बैस साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो फॉरेन पॉलिसी के मामला किस जानिब जा रहे हैं, इस पर जनरल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल एक गैर मुतवक्के अंदाज में जो है वो यूएई के दौरे के दौरान एक बयान दिया है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने कौम को भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे से आगाह किया है। फॉरेन मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज में बताया कि भारत अपने पार्टनर नेशन से इस मिस एडवेंचर के लिए गैर एलानिया हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्यों कल ही का दिन भारत ने आज़ाद कश्मीर में यूएन मुबसरीन पर गोलियां भी जो हैं वो चलाई, तो यूं लग रहा है कि भारत जाहरियत के मूड में है। चीज़ें किस नहज पर पहुंच रही हैं, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब कि आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, फॉरेन मिनिस्टर अब यूएई के दौरे पे थे, कुछ थोड़ी सी ज़रा जो चहमगोइयाँ इस वक्त हो रही हैं वो ये है कि ये ऐलान वापस आके भी जो है वो किया जा सकता है, और चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि ये शायद मैसेजिंग थी जो ये बात कर रहे हैं कि जी अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स से, अपने इंपॉर्टेंट पार्टनर्स से जो है वो टैसिट इजाज़त लेने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो शायद ये जो इशारा है, ये मैसेजिंग जो है वो यूएई की तरफ भी जो है वो जाती है। इस पे आपका तज्जिया क्या कहता है सर? जी, इसके इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बुनियादी तौर पे हमें मालूम है कि आपको पता है फॉरेन पॉलिसी आपकी ख्वाहिशात पर तो नहीं चल सकती, और ना ही आप सॉवरेन कंट्रीज को डिक्टेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको सब अच्छी तरह जानते हैं, इंटरेस्ट वाली बात। लेकिन एक बात और मैं ऐड करता जाऊं कि आपकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो दो ही उसके पैमाने हैं। एक ये कि आप किसी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, और दूसरा ये कि आपको किसी को कितना नुकसान पहुंचाने की अहलियत है। तो नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी में तो हम नहीं है, तो फायदे वाली बात है। मेरा ख्याल ये है कि हमें ये जब भारतीय चीफ ने दौरा किया उस इलाके का, तो काफी साफ अपसेट हुए, हम भी हुए कि देरीना हमारे ताल्लुकात थे और कभी ऐसा दौरा पहले नहीं हुआ था, लेकिन हुए। लेकिन हमें बजाय इसके कि मायूसी हो और हम परेशान हो कि ये क्या हुआ, हमें अपने जो एग्जिस्टिंग ताल्लुकात उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए और मजबूत करने की कोशिश करनी। यही मेरा ख्याल पैगाम लेके वो गए थे, और फिर जो भी उन्होंने महसूस किया जवाब में, मेरा ख्याल फिर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये बात कहें। और जो आप इशारा कर रही हैं जिस बात की तरफ, वो ऐन मुमकिन है कि वो बात हो। और साथ उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ा सा इंडिया ये भी दिया कि अगर जाहरियत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तो नुकसान हो सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल इसको भी कवरेज होनी चाहिए।
तो बात यह है कि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है ये इसमें कोई ना कोई वो शरारत करेगा, और उसकी वजूहत ये है कि उनके ऊपर इतना बैगेज जमा हो चुका है। मैं वो कुछ तो है जिनका जिक्र सब करते रहते हैं, मैं दोबारा सिर्फ उसको पॉइंट वाइज दोहरा देता हूँ कि जो चाइना के साथ बेइज्जती हुई, जो पाकिस्तान के साथ उनकी मतभेड़ हुई, उसका जो अभी अंदर हो रहा है भारत के, जो कश्मीर में वो काबू नहीं पा रहे, जो मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ वो ये है कि वो एक सुपर पावर का हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और क्या सोचती होगी वो सुपर पावर, और क्या कितना प्रेशर होगा इंडियन लीडरशिप के ऊपर, बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, कि हमने अपने आप को एक अहल पार्टनर शो करना है। तो मेरा ख्याल है, और फिर ये कि अभी ये ऐसा टाइम है कि वो उधर से उनके रफाल तैयारे भी कुछ आ गए हैं, 400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उनके पास आ गया है, और अंदरूनी तौर पे ये सारे मामले तो उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करेगा, और वहां पर थोड़ा सा वहां भी फ्लक्स है अमेरिका में कि वो चेंज ओवर हो रहा है, तो ये आइडियल टाइम है उनके ये काम करने के लिए। अच्छा, लेकिन देखें जब भी कोई जी सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि आपने कहा कि बिल्कुल हम ताल्लुकात की मजबूती के लिए गए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बयान वहाँ पे देना और जो मैसेजिंग जिस तरह की गई है, क्योंकि माजी में भी आपको याद होगा OIC के हवाले से जो सऊदी अरब को हमने एक तरह नाराज़ कर दिया, फिर खैर चीज़ें जिस नहज पे चली गई हैं सारी फिर आपको जो है वो वापस लानी पड़ती हैं, तो ये कहा जा रहा है इसकी डिप्लोमेटिक रिपरकशंस भी हो सकती हैं इस बयान की, आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक बयान देकर उसकी डिप्लोमेटिक रिपरकशंस के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो अपना मैसेज काम कर जाता है। जो कुछ सऊदी अरब को कहा फॉरेन मिनिस्टर ने, वो मिटाया नहीं जा सकता, और जो अभी इन्होंने ये बात कही है हम बाद में जो मर्जी करें, इसको बताया नहीं जा सकता। तो ये मैसेजिंग इंपॉर्टेंट होती है, बाज़ औक़ात देनी होती है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक तो किसी सूरत में नहीं हो सकती ना, दे और ले का पूरी दुनिया में मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको ज़्यादा हमें अंडर दी वो नहीं पढ़ना चाहिए, बिटवीन दी लाइंस, लेकिन बेसिकली जो ये है मैसेज वो इंडिया के लिए है और हमारे अपने अवाम के लिए इसलिए कि देखें कोई भी जो ऑपरेशन होता है या कोई काम ऐसा होना होता है तो उसमें आधे से ज्यादा काम तो सरप्राइज का होता है। तो पाकिस्तान एक तो ये बता रहा है इंडिया को कि वी आर नॉट सरप्राइज्ड, हमें मालूम है, और साथ ये भी बता रहा है, फिर मैं थोड़े से बता दूं कि हमने जवाबी का काम किस किस्म के किए हैं। आपको पता है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में बड़ा अच्छा मिलिट्री MOU साइन हुआ, जो पहले कभी चाइना किसी के साथ नहीं करता ऐसा काम। आपको पता है कि आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स आपस में मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इस किस्म के काम जो है, तो ये जवाबी, ये सारे वही हैं जिनको आप मैसेजिंग कहते हैं। तो ये अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने एक बात खुल के कही हुई है कि हमारा जवाब क्विड प्रो प्लस होगा, यानी कि क्विड प्रो का मतलब होता है कि ऐसे को तैसा, और ऐसे से तैसा से ऊपर होगा। तो ये दुनिया को भी बताना जरूरी था, वो मेरा ख्याल हमने अच्छी तरह बता दिया है, वो एक्सपोज हो चुका है, तो वो सारा डिप्लोमेसी का काम हो गया है। अब एक्चुअल काम ये होना है कि हम जवाब कैसा देते हैं, इंशाल्लाह बड़ा करारा जवाब होगा, और इसके नतायज आप देखेंगे इस पूरे बड़े सगीर में बड़े हमागीर होंगे अगर उन्होंने ये शरारत करने की कोशिश की। कोई बहुत बड़ी जंग का इम्कान तो नहीं है, लेकिन छोटा सा एक्शन समुद्र में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, जमीन पर भी हो सकता है, फिर वो मीडिया से उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया में, लेकिन फिर देखते हैं कि हम कैसा जवाब लेकर आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए, अब जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट जो हैं वो ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं, डाइवर्जिंग चीज़ें जो हैं वो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं, कन्वर्ज हमारे नहीं इंटरेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। गल्फ़ की अगर बात की जाए, बिलखुसूस UAE और सऊदी अरेबिया के साथ, कंसिडरिंग आर फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज, इस महीने भी कहा जा रहा है तकरीबन जो है वो 22% जो रेमिटेंसेज आई हैं वो UAE से आई हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, उसके लिए आप हमारे जो लोग हैं या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको किस हद तक रेडी रहना चाहिए, क्योंकि डायनामिक्स लगता है बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, जो जिस तरह वीज़ा वाला इशू आया और जो बाकी सारे बातें वहाँ पे मामला चल रहे हैं, आप क्या उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बात तो ठीक है कि डिपेंडेंसी है, लेकिन आई वुड से इंटरडिपेंडेंसी है कि वो उनके लिए शायद ये आसान हो, उनके लीडर्स के लिए कि जी हम फौरन पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो अफिनिटी, पीपल टू पीपल अफिनिटी है बिटवीन सऊदी पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल एंड UAE पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल, चाहे हालांकि वो माइनॉरिटी में UAE वाले अपने मुल्क में, लेकिन वो ऐसे आराम से जाने वाली चीज नहीं है। आप ये बताइए कि कौन सा मुल्क ऐसा है, कौन सी नेशन ऐसी है
जिसने ये ऐलान किया हो कि हम खाना काबा की हिफाजत के लिए, मस्जिद नबवी की लिए हिफाजत के लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा देंगे और हर सूरत में उसका दिफा करेंगे। कोई और मुल्क है दुनिया में जिसने ये बात की हो? तो क्या ये बात मालूम नहीं है सऊदी अरब के अवाम को और यूएई के अवाम को? तो ये काम इतने आसानी से होने वाले नहीं है। बीबी बात यह है कि वो ठीक है, वो चूंकि अमेरिकन कैंप में है और हम चूंकि आस्ता आस्ता शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसके ये सारे शाखसाने हैं, उसके ये रिएक्शंस हैं। हम इतने गहरे हमारी जड़ें हैं मिडिल ईस्ट में और यूरोप में और अमेरिका में कि इस दरख्त को उखाड़ने में बड़ा टाइम लगेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे जो मूवमेंट है टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स रशिया, टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज थोड़ी स्लो है। ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। आई जस्ट होप एंड प्रे कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त रहे और हम घबराएं ना, परेशान ना हो, कोशिश करते रहें। ये नहीं है कि घबराना नहीं है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है। हाँ, अगर कोई तोड़े ताल्लुकात तो फिर उनकी मर्जी है, हम नहीं तोड़ना चाहते। जनरल साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। इसी बात पे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करूंगी कि डायरेक्शन हमारी ठीक रहनी चाहिए और घबराना हमने नहीं है। प्रोग्राम क्लोज करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।